को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री आवास देहरादून से करेंगे फ्लैग ऑफ। सचिवालय में आपदा के संबंध में उच्च स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़ेंगे सीएम धामी। आज पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की करेंगे वर्चुअल लॉन्चिंग। 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर होंगे अमित शाह। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार देंगे गृह मंत्री अमित शाह। पदाधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में बर्फ की सफेद चादर से ढका केदारनाथ धाम, उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। उत्तराखंड के लालकुआं में खुला देश का पहला एरोमेटिक गार्डन। 3 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार की गई वाटिका। 140 सुगंध प्रजातियों को लगाया गया। देहरादून में अमृतसर मार्ग पर आज से 29 अक्टूबर तक ट्रेनों का संचालन रहेगा बाधित। हजारों यात्रियों को होगी परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देहरादून से आपको खबर बता देते हैं। उत्तराखंड के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आगामी 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर होंगे अमित शाह। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार देंगे। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार देंगे गृह मंत्री अमित शाह। पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। चुनाव को लेकर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी जानकारी दी है। बता दें आपको कि 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा होना था और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अमित शाह का यह दौरा रद्द हुआ, पोस्टपोन हुआ और अब 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार देंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव को लेकर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की जानकारी दी। 16 अक्टूबर को आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उनका यह दौरा रद्द हो गया था और उसके बाद उनका यह दौरा पोस्टपोन करके अब 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आगामी 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर होंगे अमित शाह। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार देंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव को लेकर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री। दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी दी। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था, जो कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रद्द हो गया था और उसे पोस्टपोन करके 30 अक्टूबर किया गया है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे और चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार देंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव को लेकर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार देंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को यहां पर रफ्तार देंगे गृह मंत्री। दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी है जानकारी।
16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उनका ये दौरा रद्द हो गया था और इसे पोस्टपोन किया गया और अब 30 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी लाइव जुड़ चुके हैं। हिना, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं अमित शाह के दौरे को देखते हुए, चूंकि ये दौरा पहले होना था 16 अक्टूबर को, उसके बाद ये दौरा पोस्टपोन हुआ, अब ये 30 तारीख को हो रहा है, तो क्या कुछ जानकारी सबसे पहले तो उनके दौरे को लेकर? गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर उनका दौरा होना तय हुआ है उत्तराखंड का, और इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक ने दी है। देर शाम 16 अक्टूबर को उनको आना था, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के बाद और उनकी कुछ व्यवस्था के कारण जो है उनका दौरा रद्द कर दिया गया था। लेकिन आगामी 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जो है उत्तराखंड पहुंचेंगे, उत्तराखंड के दौरे पर। यहाँ पर वो है बीजेपी को चुनाव की तैयारियों के लिए रफ्तार देंगे। उसी के साथ ही जो मोर्चे के पदाधिकारी है, प्रदेश के संगठन मंत्री है, और सभी तमाम मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा बैठक करेंगे और सभी तैयारियों को जो है वो रफ्तार देते नजर आएंगे। हिना, आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें 2022 के चुनावों की, जो कि बहुत ही जल्द होने वाले हैं, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जो कि मंत्रियों के कामकाज को भी देखेंगे, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी हाँ, उनका आना तो तय जैसे हो गया है। अभी तो फिलहाल वो कश्मीर में है और यहाँ पर उनका आना एक तरह से जो है यहाँ पर बीजेपी को मजबूत करेगा। बीजेपी का हाईकमान पहले से कमर कस चुका है, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी माह में जो है आचार संहिता लागू की जा सकती है और साल 2022 के चुनाव के मद्देनजर जो है पूरी मजबूती को देने के लिए भाजपा को यहाँ पर गृह मंत्री पधारे। जी हिना, बिल्कुल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं हाईकमान लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की थी, राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पर जमकर तारीफ की थी, अमित शाह भी यहाँ पर दौरे पर हैं अब, तो इससे कितना बल 2022 के चुनावों में भाजपा को मिल सकता है? लगातार जैसे कि दौरे पहले अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं, उसके बाद 5 नवंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उत्तराखंड और केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी प्रदेश की भाजपा सरकार को और भाजपा को। जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और देखना होगा उनके दौरे के बाद किस तरीके का असर हम देखते हैं यहाँ पर। दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी दी है। और अब देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, सीएम धामी ने 4 धाम ट्रेल को दिखाई हरी झंडी। 4 धाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए हरी झंडी दिखाई है। 25 सदस्यों के दल को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। पुराने मार्गों से लोगों को खोजने का काम करेगा ये दल। 1200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगा ये दल। थोड़ी देर बाद सचिवालय पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। आपदा संबंधित उच्च अधिकारियों की करेंगे समीक्षा बैठक। बता दें आपको कि सीएम धामी ने 4 धाम ट्रेल को हरी झंडी दिखाई है। हरी झंडी दिखाएंगे, आपदा संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने 4 धाम ट्रेल को दिखाई हरी झंडी। 4 धाम के पुराने मार्गों को खोजने के लिए यह हरी झंडी दिखाई है। 25 सदस्यों के दल को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। और अब आपको देहरादून से खबर बता देते हैं, सचिवालय पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा संबंधित उच्च स्तरीय अधिकारियों से करेंगे समीक्षा बैठक। सर्च, राहत, बचाव कार्यों पर सीएम धामी करेंगे चर्चा।
सभी संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सचिवालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा संबंधित उच्च स्तरीय अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे। और अब आपको देहरादून से एक और खबर बता देते हैं। उत्तराखंड त्रासदी में लोगों की मदद को आगे आई है बीजेपी। उत्तराखंड त्रासदी में लोगों की मदद को आगे आई बीजेपी। प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाएगी दिल्ली बीजेपी। बता दें आपको कि दिल्ली से 20,000 पैकेट आज उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। ट्रकों के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की ये पहल है। उत्तराखंड त्रासदी में लोगों की मदद को आगे आई है बीजेपी। प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाएगी दिल्ली बीजेपी। और अब आपको लक्सर से खबर बता देते हैं। आज से 5 दिन तक 72 ट्रेनें रद्द हैं। लक्सर रेलवे स्टेशन पर चल रहा है इंटरलॉकिंग का काम। कार्य के चलते ट्रेन प्रभावित रहेगी। हरिद्वार से एथल रेलवे ट्रैक को किया जा रहा है डबल। कार्य के चलते ट्रेन रहेगी प्रभावित। रेलवे ने 5 दिन के लिए 11 अप डाउन गाड़ियों को रद्द किया है। प्रभारी स्टेशन अधीक्षक अरुण कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 72 रेलगाड़ी आज से 5 दिन तक बंद रहेगी। लक्सर रेलवे स्टेशन पर चल रहा है इंटरलॉकिंग का काम और इस काम के मद्देनजर 72 रेलगाड़ी आज से 5 दिन के लिए बंद रहेंगी। आज से 5 दिन तक 72 ट्रेनें रद्द। रेलवे स्टेशन पर चल रहा है इंटरलॉकिंग का काम। कार्य के चलते ट्रेन रहेगी प्रभावित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता रामगोपाल फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, लक्सर रेलवे स्टेशन पर चूंकि इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है तो 5 दिन तक 72 ट्रेनें रद्द रहेंगी। सबसे पहले तो क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये लगातार जिस तरीके से जो रेलवे ट्रैक है उन पर दोहरीकरण और इंटरलॉकिंग यानी कार्य के चलते ये ट्रेनें रद्द की गई है और रेलवे मंडल विभाग ने ये फैसला लिया है 5 दिन तक लगभग 72 ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो रद्द रहेंगी, क्योंकि लक्सर पे जो है इंटरलॉकिंग पैल का जो कार्य है वो चल रहा है और साथ में हरिद्वार एथल के बीच में जो रेलवे डबल ट्रैक है उसका जो कार्य है वो चल रहा है, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने ये फैसला लिया है कि आने वाले 5 दिनों तक जो है ट्रेन प्रभावित रहेगी। इससे कहीं ना कहीं जो यात्री है उनको भी खासा जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी रामगोपाल जी, चूंकि 72 ट्रेनें अब रद्द रहेंगी, देखना होगा किस तरीके से यात्री मैनेज करते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 72 रेलगाड़ी आज से 5 दिन तक बंद रहेगी। लक्सर रेलवे स्टेशन पर चल रहा है इंटरलॉकिंग का काम। आज से 5 दिन तक रद्द रहेंगी 72 ट्रेनें। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है आंकड़ा और लगातार आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।
उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। आपदा में 26 लोग घायल और 4 लोग लापता हैं। चमोली में 1, जबकि उत्तरकाशी में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की ओर से लगातार चल रहा है रेस्क्यू अभियान। और अब खबर लालकुआं से है, जहां पर आपदा प्रभावित इलाकों का भ्रमण करने पहुंचे कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने सभी आपदा पीड़ित किसानों का हाल जाना। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए बोले कि भाजपा के जिम्मेदारों ने सिर्फ क्षेत्र का हवाई दौरा कर पीड़ितों को झूठा आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बिंदु खत्ता के इंदिरा नगर द्वितीय के हर एक पीड़ित परिवार को 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराकर उन्हें मकान का उचित मुआवजा दिया जाए। चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार जल्द ही पीड़ितों की मदद नहीं करती है तो सभी कांग्रेस जन उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। नाम और दूसरा नाम क्या है लड़के का? देखिए, अभी ये सरकार की जो घोषणा हुई है, जिस तरीके से आज ये घर से बेघर परिवार हुए हैं, इस दैवीय आपदा में जो लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं और जगह जगह कहीं कहीं पर उन्हें आशाना बना रहे हैं, उनके बिल्कुल घर बच्चे रो रहे हैं, तो सरकार ने तुरंत संज्ञान में लेकर के और इनके लिए तुरंत एक सुविधा करनी चाहिए। मैं ये मांग करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल जो हमारे यहाँ के जो आज ऐसी स्थिति में हैं कि आज ज़रा बिल्कुल सहारा नहीं है उनके पास, तो सरकार ने तुरंत मदद करनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जनपद के सुदूरवर्ती गांव भटियारा गाजुड़ा की बेटी पूनम नोटियाल ने आदि दुर्गम क्षेत्र बागेश्वर जनपद के चामी उप स्वास्थ्य केंद्र में 100% कोविड वैक्सीनेशन करके एक मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूनम का उदाहरण देते हुए अन्य हेल्थ वर्करों को पूनम से प्रेरणा लेने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूनम को फोन कर बधाई देते हुए कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है। एएनएम पूनम नोटियाल का कहना है कि शुरू से उनको वैक्सीनेशन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों को बड़ी मुश्किल से वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करना पड़ा, तब जाकर ये लक्ष्य पूरा हो पाया। पूनम नोटियाल जी से मिलवाना चाहता हूँ। साथियों, ये बागेश्वर अच्छा लग रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और अपने अधिकारी लोगों का सभी का धन्यवाद करती हूँ और जो मेरे साथ थे, टीम मेंबर में थे, सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। और हम लोग जैसे गाँव में जाते थे तो फर्स्ट में तो हमें बहुत दिक्कतें हुई। वहाँ पे लोग मना करते थे, बोलते कि नहीं हमें
बीमार हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो मैं उनको समझाती थी कि मुझे टीका लगा है, मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ और सही हूँ, टीका सुरक्षित है, असरदार है। और गाँव वाले लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ती थी, जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता तो मैं अपने बड़े अधिकारी लोगों से संपर्क करती थी कि सर इसका क्या सोल्यूशन होगा, कैसे करना है इस चीज़ को। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में भारत को पाकिस्तान के हाथों करारी शिकस्त, क्रिकेट प्रशंसकों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थकों में काफी निराशा भी है। वहीं पाकिस्तान की टीम में पहली बार हार के बाद श्रीनगर गढ़वाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया की हार से गुस्साए समर्थकों ने अपना टीवी सड़क पर पटक कर तोड़ दिया। क्या कर रहा है? और यहाँ पर लोगों ने अपना टीवी फोड़ दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कर रहा है? भारत की हार से क्रिकेट प्रेमियों में काफी आक्रोश देखा गया। क्या कर रहा है? नैनीताल की नैनी झील में पाषाण देवी के समीप शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नौका की मदद से शव को झील से बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त लघन हॉस्टल निवासी जयप्रकाश के रूप में की गई है। बता दें कि मृतक 20 अक्टूबर से घर से लापता था। परिजनों ने कई जगहों पर खोजबीन करने के बाद तल्ली थाल में थाने में जयप्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये टेलीफोन से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि झील में एक शव तैर रहा है, तो उसको हमने बाहर निकाला है। अपने जो हमारी जल पुलिस के जवान हैं उन्होंने इसको बाहर निकाला है। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यहीं का निवासी है और दारू पी करके घूमता रहता था। अब इसके परिजनों को सूचना की जा रही है। हाँ, कल इसकी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मिसिंग है यहाँ लंगम का, तो उनके परिजनों को भी सूचना की जा रही है। एनएच घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है और इस बार यह जिन चुनावी मुद्दा बनकर भाजपा और कांग्रेस के बीच फुटबॉल की तरह उछल रहा है। जहां एक ओर भाजपा इस घोटाले पर कार्रवाई को अपनी उपलब्धि मान रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस घोटाले पर निष्पक्ष और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जबकि एनएच घोटाले के पूरे मामले में चल रही एसआईटी जांच को क्यों अधर में रोक दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन अब एनएच 74 पर सियासी संग्राम क्या गुल खिला रहा है, एक रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर में हुए सबसे बड़े एनएच 74 घोटाले को अपनी उपलब्धि बता रही भाजपा सरकार, जहां कांग्रेस को घेरने के लिए बार बार एनएच 74 का जिन्न बाहर निकालकर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। वहीं हकीकत तो ये है कि ये पूरा मामला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही खुल चुका था। यही नहीं, इस पूरे मामले पर PIL भी दाखिल हो चुकी थी। लेकिन पूरे मामले के उजागर होते ही सत्ता परिवर्तन होने के चलते भाजपा सत्ता में आई और इस मामले पर चल रही कार्यवाही को अमली जामा पहनाने का काम भाजपा ने शुरू किया। लेकिन जब पूरे मामले पर कई बड़े चेहरे और कई बड़े नाम उजागर होने की संभावनाएं बनने लगी, तो एसआईटी की जांच को अधूरे में ही रोक दिया गया, जिसको लेकर अब सियासी घमासान छिड़ने लगा है। भाजपा इस पूरे मामले को अपनी उपलब्धि मानते हुए एनएच पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में लगी है। चीजें रहती है, जब हम लोग कोई इस तरह का प्रकरण आता है उसमें निष्पक्षता से जांच हो, पारदर्शिता से जांच हो। ये किसी भी सरकार की काम करने का शैली है या काम करने का तरीका होता है। उस पर जब हम सरकार में आए, हमने तत्काल जो भी विषय सामने आया उस पर जांच केवल बिठाई नहीं, अपितु उसमें जो सामने आया उन सब के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हुई। और मैं समझता हूँ इस सरकार ने 5 साल में जनता का जो विश्वास था, जो पूर्ववर्ती सरकार ने खोया था, उसको प्राप्त करने का काम किया। जबकि एनएच को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली भाजपा को कांग्रेस ने करारा जवाब देते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच का दावा
खेल भाजपा को घेरने का काम शुरू कर दिया है। यही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि अगर एनएच घोटाला भाजपा की उपलब्धियों में है तो पूरे मामले की सीबीआई कराकर भाजपा को पूरी जांच निष्पक्ष करानी चाहिए, जिससे सभी चेहरे बेनकाब हो सकें। हमने पहले भी कहा, हम आज भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम सीबीआई को जांच देंगे। हम कह रहे हैं सीबीआई को जांच दे दो, लेकिन ये तो बेशर्म सरकार है। हमने लोकायुक्त बना करके गवर्नर हाउस भेजा और चयनित, सर्वसम्मत तरीके से चयनित लोकायुक्त के फाइल को गवर्नर को भेजा और अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली। जबकि 2016 में लोकायुक्त मिल जाता रहा। आखिर क्यों भाजपा एनएच 74 घोटाले की सीबीआई जांच से बच रही है और क्यों एसआईटी की कार्यवाही अधर पर लटकी हुई है, सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है? ये ऐसे सवाल एक बार फिर चुनावी सरगर्मियों को तेज कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच एनएच 74 घोटाले को लेकर छिड़ी जंग चुनावी माहौल को कितना गर्म करती है, ये आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। वही घोटाले का जिन्न किसको राजनीतिक लाभ दिला पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।